हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिविक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिसमें हम वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स, एंड द लास्ट टॉपिक इज कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। इन तीनों टॉपिक्स पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले आपको एक सिंपल टर्म समझना पड़ेगा, जेंडर, जेंडर एंड सेक्स। जेंडर एंड सेक्स, ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं। जेंडर एक सोशल टर्म है। कैसा टर्म है? एक सामाजिक टर्म है। मतलब समाज बताता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। समाज में स्त्री का काम ये है, पुरुष का काम ये है। और सेक्स एक बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन होता है, मतलब आप बायोलॉजिकली कैसे हैं, आप पुरुष हैं या महिला हैं, या एक लड़की गर्ल चाइल्ड हैं या बॉय चाइल्ड हैं। सो ये सेक्स बायोलॉजिकली ओरिएंटेशन की बात करते हैं, और जेंडर सोशल टर्म के हो जाता है। हम देखते हैं किस तरीके से जेंडर डिवीजन, या हम देखेंगे किस तरीके से जेंडर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है। जिसमें हम देखते हैं प्राइवेट और पब्लिक डिवीजन में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स के लिए एकदम ही अलग सोसाइटी में रखा गया है कि भाई आपके काम है कि जो सन है उसकी बर्थ को प्रेफरेंस दी जाती है, वुमेन्स की या जो चाइल्ड बर्थ है उसमें हम गर्ल चाइल्ड की बर्थ को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। वहीं हम देखें, और जो मेन और वुमेन्स हैं उन्हें और अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, बहुत अलग है। लिटरेसी अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वो बहुत कम है मेंस के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज हम देखें साथियों, कि वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए, जब देखा जा रहा है कि भाई गर्ल चाइल्ड के लिए महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर किया जा रहा है, और जो वुमेन्स हैं उनके लिए कम वेजेस दिए जाते हैं इन कंपैरिजन विथ मेन। मतलब जो मेन है उनको ज्यादा काम करने का पैसा मिलता है, और वुमेन्स के लिए कम पैसा दिया जाता है उसी सेम काम करने के लिए। तो ये तो बहुत ज्यादा डिवीजन सोसाइटी के अंदर आज के प्रेजेंट डे भी आप देख सकते हैं, राइट है ना। आप देख लो, चाहे अपनी मम्मी को देखो, है ना, घर पे दिन रात मम्मी काम करती रहती हैं, आप लोगों का पालन पोषण करती हैं, और मम्मी को कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती है, कोई सैलरी भी नहीं मिलती है, राइट है ना। और पापा बाहर काम करने जाते हैं, उनको सैलरी मिलती है। मतलब मम्मी भी उतना ही काम करती हैं, लगभग लगभग 11-12 घंटे के समथिंग उतना ही पापा कर रहे हैं, और पापा को उस काम का पैसा मिलता है लेकिन मम्मी को नहीं मिलता है। और लिटरेसी रेट भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाया गया 1976 में, जिसके माध्यम से चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, दोनों को बराबर पैसे दिए जाएंगे। अगर वो सेम काम कर रहे हैं, अगर वो सेम क्वांटिटी का, क्वालिटी का काम कर रहे हैं, तो उनको बराबर पैसा दिया जाना चाहिए। बाकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें वुमेन्स की हम लोग, तो लोकल बॉडीज के अंदर, लोकल बॉडीज के अंदर हम देखते हैं आज के समय पर जो हमारे पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटीज है ना। आपने जेंडर जो हमारा फेडरलिज्म वाले चैप्टर था उसमें पढ़ा था लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज वाली व्यवस्था। तो उसके अंदर जो वीमेंस हैं उनके लिए 33% रिजर्वेशन दिया जाता है, और पार्लियामेंट के अंदर हम वही वीमेंस का रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये 10 से 15% ही है। आप सोच करके देखो कि जो समाज के या सोसाइटी के 50% जनसंख्या है जिनकी, वीमेंस की, उनको सिर्फ 10 से 15% ही हमारी जो देश की सुप्रीम बॉडी है जो लॉ मेकिंग करती है, या पार्लियामेंट जो कानून बनाने का काम करती है, उसमें सिर्फ 10 से 15% ही सीट्स हैं। तो ये तो मतलब सीधे सीधे जाती है, या हम देखें कि ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसके लिए भी अभी हाल ही में वुमेन्स के लिए 33% या 1/3 रिजर्वेशन या 1/3 सीट्स को रिजर्व करने का बिल पास हुआ था, वुमेन रिजर्वेशन बिल। आपने सुना होगा अभी न्यूज में, है ना, हाल ही में 2023 में ये बेसिकली पास किया गया था। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि आज वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पार्लियामेंट में बढ़ाने की 33% की बात की जा रही है, परंतु ये जो अभी एक्ट बन गया है, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बन चुका है, ये कब से लागू होगा ये बात अभी डिसाइड नहीं हुई है। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करना है, ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से, किस तरीके से गर्ल चाइल्ड के लिए
अलग अलग काम करने पड़ते हैं, उनको घर के जो बच्चों का पालन पोषण या रियरिंग ऑफ द चाइल्ड करनी पड़ती है, और उनसे कहा जाता है कि आप सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनी हैं। मतलब लाइक सोसाइटी में बहुत तरीके के डिविजन्स आप देख सकते हैं, और वुमेन्स को स्पेशली अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट करा जाता है ना। सो इस तरीके से आप सोसाइटी में देख सकते हो चीजों के लिए। वहीं पर आप देखो कि काम ये दोनों ही बराबर कर रहे हैं, लेकिन पैसा किसको मिल रहा है? मैन को ज्यादा मिल रहा है ना। बाकी आप सेक्स रेशियो की बात करें, है ना, तो देखो ये हरियाणा पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कितना कम सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि 100 मेंस के ऊपर कितनी वीमेंस है ना। 100 मैन के ऊपर नंबर ऑफ वीमेंस की बात यहाँ पर करते हैं। सो 1000 मैन के ऊपर कितनी वीमेंस हैं, उसको हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना कम सेक्स रेशियो है ना। यहाँ पर भी मतलब 800 से कम औरतें हैं 1000 मैन के ऊपर। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी गंभीर स्थिति है सोसाइटी की। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चल सो ये अलग अलग तरीके से आप चाहे पार्लियामेंट के अंदर देखो, ये सिर्फ देखो वुमेन्स देख रही हैं, इन लोगों ने गेट बंद कर लिए है ना, ये कार्टून के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया गया है। या आप ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, है ना। इंडिया के अंदर सिर्फ 10.8% के अराउंड है, बाकी वर्ल्ड का एवरेज है 19.7 के अराउंड, है ना। सो ये आप देख सकते हो कि विमेंस के साथ में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जा रहा है। अब रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। गांधी जी कहते थे कि जो रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स से। याद रखना ये चैप्टर थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि इसमें हमें समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली में करना क्या है, पढ़ना क्या है। सो इसमें पहले ये जेंडर और पॉलिटिक्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक डिवीजन किया जाता है। ये वीमेंस की कंडीशन के बारे में बताने का प्रयास करता है ना, कि किस तरीके से जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वीमेंस के साथ में। आज के हम समय पर देखें तो वुमेन्स को भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की बात की जा रही है। वो भी बराबर का नहीं होना, तो ये चाहिए कि 50% सीट्स वीमेन्स के लिए हो और 50% सीट्स मेंस के लिए हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है आज के समय पे, हम देख रहे हैं, राइट है ना। बाकी गांधी जी का क्या मानना था? गांधी जी कहते थे कि भाई पॉलिटिक्स को सेपरेट, पॉलिटिक्स से धर्म को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि धर्म की जो अ, आप कहें मोरल वैल्यूज है, हमें धर्म सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें सबका आदर करना है। जो नैतिकता है, मोरालिटी है, वो मोरालिटी वाले प्रिंसिपल्स हमें पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड करने चाहिए। और सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए, या हम कहें वासुदेव कुटुंबकम की बात करनी चाहिए, है ना। हम ये पूरा का पूरा देश हमारा एक परिवार है, इसको सेपरेट नहीं करना चाहिए। आप जैसे देखते हैं कम्युनलिज्म का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब एक धर्म वाले लोग उन्हें लगने लगता है कि भाई वी आर सुपीरियर, है ना, हम क्या है, सुपीरियर है, बाकी के सब हमारे अंडर काम करेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक बंटवारा होने लगता है देश का। यही चीज हमने देखी कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इस चीज को इस्तेमाल किया और हमारे भारत के ऊपर लगभग 250 साल रूल करके चले गए। फैमिलीज लॉज में भी हम देखते हैं कि वुमेन्स के साथ में किस तरीके से अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, रिलीजन भी वुमेन्स के अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें बहुत गंभीर स्थिति हम देखते हैं। फिर वुमेन्स ने क्या किया, बहुत सारे मूवमेंट्स किए, आंदोलन किए, और आंदोलन को माध्यम से वुमेन्स ने अपने राइट्स के हक की बात की। और फाइनली हम देखते हैं कि आज धीमे धीमे इक्वालिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इक्वालिटी आई नहीं है, मतलब हम कहें समानता की बात कर रहे हैं, समानता अभी हमारे भारतीय समाज में आई नहीं है, लेकिन हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि समानता आए धीमे धीमे हमारे भारतीय समाज के अंदर, है ना। किस तरीके से लाइक धार्मिक संभाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग सोसाइटी या मिलकर के, हम ये सारी चीजें देखते हैं। कम्युनलिज्म की हम बात करें तो ये क्या है, रिलीजन इज द बेसिस ऑफ द नेशन। कोई भी राष्ट्र है वो प्रयास करता है कि हमारा राष्ट्र किसके बेसिस पर बना रहे, धर्म के आधार पर। जैसे आप पाकिस्तान को देखो तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है ना। पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक नेशन है, राष्ट्र है। सो प्रॉब्लम यहीं पर आती है। देन अ प्रॉब्लम व्हेन मेजॉरिटी रिलीजन कम्युनिटी थिंक्स दैट वी आर सुपीरियर एंड वी कैन डोमिनेट ओवर अदर्स। जब ये जो मेजॉरिटी रिलीजन वाली कम्युनिटी होती है, मतलब जैसे हमारे भारत देश के अंदर सोचो कि हिंदूज मेजॉरिटी में है, और ये सोचने लगे कि नहीं हमारा ही भारत है, हम और किसी को रहने ही नहीं देंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत गंभीर स्थितियां होने लगेंगी और सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो जाएगी। जैसे हमने सबसे पहले चैप्टर में पावर शेयरिंग में देखा था कि श्रीलंका के अंदर कैसी कंडीशंस बनी थी, मेजोरिटेरियनिज्म उन लोगों ने किया, और देन फिर वहां पर क्या हुआ कि आतंक जैसी स्थिति बनते हुए हमें देखने को मिली। कम्युनलिज्म किस किस तरीके से हमें देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना। मतलब
रिलीजन के बेसिस पर हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं, मतलब लोगों को जोड़ने का कोशिश करते हैं कि देखो जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स क्या कहते हैं, कहेंगे कि देखो आप सब तो हमारे ही धर्म के लोग हैं, आपको हमें ही वोट देना चाहिए क्योंकि हम आपका अच्छा सोच सकते हैं और कोई आपका सोचेगा नहीं अच्छा। तो ये इस तरीके से प्रयास करते हैं कि लोगों को धर्म के नाम पर एक साथ में लाया जाए और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। बेसिकली ये क्या चाहते हैं, ये जो नेता होते हैं या जो लीडर्स होते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमें वोट मिले, हम जीत जाए और फाइनली सरकार में पहुंच जाए, पैसा बनाए अपना। सो ये धार्मिक रूप से लोगों को ये जोड़ने का प्रयास करते हैं। जोड़ने का प्रयास ऐसा नहीं कि लोगों को एक दूसरे से मिलवा रहे हैं, उनको हिल मिल लेकर रहने का बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं। ये अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको समझना है ना, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब राजनीतिकरण किया जा रहा है। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना लोगों को रिलीजियस बेसिस पर, मतलब धर्म के आधार पर। बाकी लोगों से सेंटिमेंटल अपील्स की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये क्या करेंगे, जो लीडर्स हैं ये कहेंगे कि देखो ये तो खतरे में है ना, हिंदू खतरे में है या सिख खतरे में है या मुस्लिम खतरे में है, अलग अलग तरीके से ये बताने का प्रयास करेंगे और आपसे कहेंगे कि भाई आप अगर हमें वोट नहीं दोगे ना तो खतरे में रहोगे आप। समझ रहे हो ये किस तरीके से मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। रिलीजियस राइट्स हम देखते हैं, मॉब लिंचिंग्स देखते हैं, और इसके कारण क्या होता है, कम्युनलिज्म के कारण हम देखते हैं कि किस तरीके से बहुत गंभीर स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, है ना। इस तरीके से खतरनाक खतरनाक से राइट्स होते हैं, दंगे भड़क जाते हैं। लोगों को कैसे मोबिलाइज किया जाता है, धार्मिक आधार पर लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया जाता है रिलीजियस ग्राउंड्स पर। और रिलीजियस प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन। और हम देखते हैं कि जब लोगों को ये लगता है कि यार हमारा रिलीजन अच्छा है, रिलीजियस प्रेजुडाइसेस स्टीरियोटाइप्स, कि ये जो मुस्लिम है या ये हिंदू है तो ये खराब ही है, या मुस्लिम है तो खराब ही होगा, ये इस तरीके की स्टीरियोटाइप समाज में रहते हैं। प्रेजुडाइसेस पहले से ही बना लेते हैं कि इस धर्म के लोग तो खराब ही होते हैं, इस धर्म के लोग अच्छे होते हैं। ये इस तरीके की जो मानसिकता कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कम्युनलिज्म जैसी भावनाओं को पैदा करती है। और जब हम सोचते हैं कि यार हमारा धर्म सुपीरियर है, तब हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत गंभीर स्थिति है, समाज एक कम्युनल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। और ये कम्युनल सोसाइटी राइट्स करवाती है, मॉब लिंचिंग करवाती है। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है जब भीड़ किसी एक इंसान को आकर के मार दे, है ना। भीड़ क्या करती है, जब किसी एक इंसान को मार देती है, और आपको पता है भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं होता है ना। सो भीड़ बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट है सेक्युलर स्टेट का। सेक्युलर स्टेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो स्टेट है, स्टेट जैसे हमारा भारत है, तो हमारे भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि वी आर हिंदू राष्ट्र, है ना। भले ही कुछ लोग हैं ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है ना। इस पे मतलब आप देखेंगे कि जिस जिस कंट्री ने अपने आप को धार्मिक आधार पर मोबिलाइज करने का प्रयास किया है, वहां पर हमें सिविल वॉर जैसी कंडीशंस देखने को मिली है। सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब अपने ही घर पर ही एक दूसरे से लड़ाई लड़ने लग जाए, घर के परिवार के लोग, है ना। सो नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, है ना। रिलीजियस फ्रीडम हम देखते हैं, प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपोगेट एंड एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। बेसिकली हम सेकुलर स्टेट के अंदर देखते हैं कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, सॉरी, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, है ना। और आपका मन करे तो कोई भी नहीं मानो, है ना। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप आपके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रिलीजियस ग्राउंड्स पर, यह बात भी लिखी हुई है। और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज टू इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ द रिलीजन टू मेंटेन द हार्मनी इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के बीच में हार्मनी बनाए रखने के लिए रिलीजन के मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकता है कि भैया देखो इसमें इंटरफेयर किया जा सकता है। अगर लोग सोसाइटी की हार्मनी को खत्म कर रहे हैं, तब जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। सो ये सेकुलर स्टेट की आपकी धारणा हो जाएगी, है ना। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। सभी धर्म, ये जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि एक चेयर बनाई गई है जहां पर सभी धर्म के इसमें वो आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सिख धर्म का देखने को मिलेगा, क्रिश्चियंस का देखने को मिलेगा, है ना, अपने हिंदूज का देखने को मिलेगा, मुस्लिम्स का देखने को मिलेगा, सभी का देखने को मिल जाएगा, राइट, है ना। हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। मतलब आप समझो रिलीजियस ग्राउंड पर अगर चीजें होंगी तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत गंभीर स्थिति होती हुई समाज की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है।
पहले हमें देखना है कास्ट इनइक्वालिटीज, किस तरीके से समाज के अंदर भेदभाव हो रहा है। जैसे हम वर्ना सिस्टम देखते हैं, वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र है। ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर माना जाता है, क्षत्रिय जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वैश्य व्यापार करने का काम, और शूद्र इन तीनों की सेवा करने का काम बोला गया है वर्ण सिस्टम के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने का प्रयास करता है। जो शूद्राज हैं उनको बोला जाता है कि ये सभी वर्ण को सर्व करेंगे। कास्ट हायरार्की आप देखेंगे कि एक कास्ट ऊंची है, एक कास्ट नीची है, और जो नीची वाली कास्ट है उनके पास में रिसोर्सेस ही नहीं है। मतलब हम पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। हेरिडेटरी डिवीजन ऑफ द लेबर, जो नीचे है वही क्या करेगा, वही ये जो छोटे छोटे काम है उनको करने का प्रयास करेगा। जैसे कि आप देखते हैं जो सीवेज वगैरह हो गया, या जो है आप और भी अलग अलग मतलब छोटे मोटे काम आप देख लो, है ना। तो इन सबको काम करने का प्रयास जो नीचे हैं, सबसे नीचे हैं, हेरिडेटरी डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब आपने शूद्र में जन्म लिया है तो आप शूद्र ही रहेंगे, वैश्य में जन्म लिया है तो वैश्य ही रहेंगे। सो इस तरीके से जो डिवीजन हो रहा है सोसाइटी का, वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऑल दो ये चीजें धीमे धीमे बदल रही हैं। हम जैसे देखेंगे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, धीमे धीमे हमारा भारत प्रगति कर रहा है। अर्बनाइजेशन, शहरों में लोग अब देखेंगे इतना ज्यादा जाति नहीं है, परंतु गांव के अंदर आप देखो तो अभी भी जाति प्रथा बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है। ऑल्दो शहरों के अंदर भी अभी है, छोटे छोटे जो शहर हैं उनके अंदर है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये धीमे धीमे खत्म हो रही है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब ऐसे होता है ना कि आप जैसे काम करने के लिए आपकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है तो वहां पर जा रहे हैं लोग। तो इस तरीके से भी धीमे धीमे हमें कास्ट की जो हायरार्की है या जो वर्ण व्यवस्था है वो ये धीमे धीमे थोड़ी सी बदलती हुई दिख रही है ना। इतना ज्यादा मतलब इसमें एकदम ड्रामेटिक चेंज नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। ऑल्दो हाँ, धीमे धीमे इसमें बदलाव तो हो रहा है, ठीक है। बाकी आप जैसे शेड्यूल ट्राइब्स को देखो, है ना, ये रूरल इंडिया में, अर्बन इंडिया में, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स को आप देख सकते हो कि कहां कहां पर कितने रह रहे हैं और कितने ज्यादा पावर्टी के अंदर है ना। 1999 2000 का ये डेटा है। सो आप रूरल इंडिया के अंदर देख सकते हो और ये अर्बन क्षेत्रों के अंदर देख सकते हो, राइट। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब ये है जब पॉलिटिकल लीडर्स, कौन, ध्यान रखना, जब पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग कास्ट ग्रुप का यूज करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग कास्ट ग्रुप का यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को गेन करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं ये कास्ट के साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, है ना। तो ये किसके साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, कास्ट के साथ में पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे पार्टीज चूजेस कैंडिडेट इन द इलेक्शन कास्ट कंपोजिशन को देख करके, मतलब किसी गांव के अंदर कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा हैं उसी कास्ट का कैंडिडेट उतारेंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसी कैंडिडेट को वहां पर चुनाव में लड़ने का या उस सीट पर खड़ा करने का प्रयास करती है कि वहां पर हम जीत पाए उस कास्ट ग्रुप को देख करके। बाकी सेंटिमेंटल अपील्स टू द कास्ट ग्रुप को बोलेंगे कि देखो भाई तुम तो हमारी ही कास्ट के हो, हमने तुम्हारी कास्ट के लिए कितना किया है तो तुम हमें ही वोट देना, इस तरीके की अपील्स की जाती हैं, है ना। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि कास्ट के साथ में अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है ना। या किस तरीके से यूज कर रहे हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कास्ट ग्रुप्स के लिए अपने इलेक्शंस में वोट पाने के लिए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभी 2024 में इलेक्शंस हुए और 2024 के इलेक्शंस के अंदर किस तरीके के कास्ट के गणित बनाए जाते हैं कि अच्छा इस जगह पे कास्ट का ये गणित बन रहा है तो इस कास्ट का कैंडिडेट उतारेंगे, है ना। अभी हरियाणा के चुनाव के अलग अलग आप देख सकते हैं। ऑल्दो अब धीमे धीमे लोग जागरूक हो रहे हैं तो उनको लग रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब सभी लोगों के लिए वोट डालने का अधिकार है अगर आप 18 प्लस हो तो, है ना। 18 प्लस होना चाहिए और रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, याद रखिएगा, रजिस्टर्ड वोटर हो और उसके साथ साथ में आप 18 प्लस हो तो आप वोट डालोगे। उस वोट का मतलब एक ही होगा। इसका मतलब आप सोच के देखो कि किसी भी जगह पर क्या एक जाति के ही सारे लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आज के समय पर अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन जीतना चाहता है तो उसे सभी जातियों के लोगों से वोट की जरूरत पड़ती है। तो वो प्रयास करते हैं कि पहले तो जो मेजॉरिटी वाली कास्ट रह रही है उसी का कैंडिडेट उतारेंगे और बाकी के जाति के लोगों को भी प्रयास करते हैं कि उनसे भी वोट मिल जाए ताकि हम जीत पाए। सो ये किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि एक पर्सन का मतलब एक वोट है ना। एक पर्सन एक वोट और एक वैल्यू, है ना।
वन वैल्यू भी उसकी होती है। तो इस वजह से ये चीज आपकी आज पॉसिबल हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज अ क्लियर कास्ट मेजोरिटी, मतलब ये चीज अभी बताई आपको। नो पार्टी विंस ऑल वोट्स, किसी भी पार्टी को सारे के सारे वोट तो मिल नहीं जाते हैं। मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम सम कास्ट, फ्रॉम सेम कास्ट, और एक ही कास्ट से बहुत सारे कैंडिडेट भी खड़े कर दिए जाते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो वो वोट काटने का भी काम करते हैं ना। ऐसे भी आपने सुना होगा कि ये वोट काटने के लिए तब भी कैंडिडेट्स को जीतना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और सिटिंग एमएलए और एमपी लॉसेस फ्रिक्वेंटली इलेक्शन, और जो जो आज के समय पे एमएलए है, सिटिंग का मतलब होता है आज जो एमएलए है वो कल या जब अगला चुनाव होता है तो उसमें वो हार जाता है। तो इस वजह से भी धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो लीडर्स हैं वो अब धीमे धीमे सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ऑल्दो जो चुनाव में हमें देखने को मिलता है कि जो पार्टीज हैं वो कैंडिडेट्स को ऐसे चूज करती हैं वहां के कास्ट कंपोजिशन को और सेंटिमेंटल अपील करने का प्रयास करती हैं। इसी चीज को हम कहते हैं जब कास्ट के साथ में पॉलिटिक्स की जाए, जब कास्ट ग्रुप को साथ में पॉलिटिक्स, ऐसे नहीं कहते हैं कि इसके साथ में तो राजनीति की जा रही है ना, तो इसी चीज को हम कहते हैं कि ये तो भैया राजनीति की जा रही है अलग अलग कास्ट को लेकर के। इस बात को आपको अच्छे से समझना है और याद रखने का प्रयास करना है। जैसे आप यहाँ पर इस कार्टून में देख सकते हो है ना, किस तरीके से राजपूत हो गए, यादव हो गए, कुर्मीज हो गए, गुज्जर्स हो गए, अलग अलग ये कास्ट ग्रुप को देख करके चीजें की जा रही हैं। SC STs हो गए है ना, सो अलग अलग कास्ट। और बाकी देखो आप ये जो नेतागण होते हैं किस तरीके से हमें सामने गाजर दिखाने का प्रयास करते हैं और अपना खुद मौज लूट रहे हैं है ना। रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, तेरा इमोशनल अत्याचार, इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती हैं आज के समाज के अंदर। क्लियर है बात। लास्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट। पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब ये है कि जब कास्ट ग्रुप, अलग अलग कास्ट ग्रुप मिलकर के पॉलिटिक्स करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग कास्ट ग्रुप मिलकर के पॉलिटिक्स करते हैं। ये जब मिलकर के पॉलिटिक्स करते हैं इसी चीज को कहते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब कास्ट के भीतर पॉलिटिक्स हो रही है। अभी क्या हो रही थी, कास्ट को लेकर के पॉलिटिक्स कर रहे थे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो अलग अलग लीडर्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के, वो कास्ट को लेकर के पॉलिटिक्स कर रहे थे है ना। लेकिन अभी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कास्ट के भीतर मतलब अंदर पॉलिटिक्स हो रही है। अलग अलग कास्ट ग्रुप क्या करते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं और कहते हैं कि भैया अपन पावरफुल बन जाएंगे है ना। आपने देखा होगा गांव क्षेत्र के अंदर वहां पर अलग अलग कास्ट के लोग मिलकर के कहते हैं कि चलो देखो हम आज तक कभी भी हम इलेक्शंस नहीं जीत पाए हैं, यहां से तो वही लोग बन जाते हैं जो पैसे वाले हैं। अब हम सभी कास्ट के लोग एक साथ में हो जाते हैं और अपना खुद का ग्रुप बना करके अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और इलेक्शन में जीतेंगे। मतलब अब कास्ट वाले लोग, अलग अलग कास्ट के लोग मिलकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी इनके साथ में पॉलिटिक्स हो रही थी, अब ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी इनके साथ में पॉलिटिक्स हो रही थी, अब ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब कास्ट में पॉलिटिक्स हो रही है ना। इस बात को याद रखना। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम पावरफुल बाय मेकिंग ग्रुप्स टुगेदर कास्ट अर्लियर आउटकास्ट, मतलब ऐसे कास्ट ग्रुप जिनको पहले अलग कर दिया गया था समाज से, कहा गया कि भाई तुम्हें तुम किसी काम के नहीं हो है ना, तुम्हें हाशिए पे रख दिया गया, एकदम अलग कर दिया गया समाज से, तो वो लोग फिर मिलकर के अपना ग्रुप बनाते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाया जाए। वेरियस कास्ट ग्रुप्स कोलिशन और डायलॉग एंड नेगोशिएशन, मतलब अलग अलग कास्ट ग्रुप्स अपना मिलकर के गठबंधन बना लेते हैं। बेसिकली कोलिशन का मतलब क्या होता है आपका गठबंधन, ठीक है ना। सो ये क्या करते हैं, अपना गठबंधन बना लेते हैं और गठबंधन बना करके फिर इलेक्शन लड़ने का प्रयास करते हैं। पॉलिटिकल एरेना फॉरवर्ड्स कास्ट ग्रुप और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप, और इससे हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे पॉलिटिक्स के अंदर एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है कि कुछ ग्रुप जो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं या अपने आप को मजबूत कर लिया है तो वो फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप हो गए, और कुछ कास्ट ग्रुप आपको बैकवर्ड देखने को मिलेंगे है ना, जो अभी पॉलिटिक्स में मजबूत नहीं हो पाए हैं। सो याद रखना पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या है। पॉलिटिक्स इन कास्ट का सिंपल मतलब है कि कास्ट ग्रुप के अंदर ही पॉलिटिक्स हो रही है, अलग अलग कास्ट के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और यहां पर कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, मतलब कास्ट को लेकर के किस तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही है, पॉलिटिकल लीडर्स, इस बात को आपको समझना है ध्यान से। पार्टीज चूजेस कैंडिडेट वाला और सेंटिमेंटल अपील्स वगैरह है ना। ऑल्दो ये धीमे धीमे ये चीज भी बदल रही है, कैसे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजोरिटी नहीं होती है, और बाकी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सेकुलर स्टेट वाला आप पॉइंट याद रखेंगे। सारी चीजें हो गई हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, सोते रहिए और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।